क्या एक रानी का दिल राजमहल की दीवारों में कैद हो सकता है? विंध्याचल की सुरमय पहाड़ियों के बीच बसा था अभिनवपुर नामक एक समृद्ध राज्य। इसकी समृद्धि का राज था राजा विक्रमादित्य का असाधारण पराक्रम और उनकी प्रजा के प्रति असीम स्नेह। राजा का राजसी व्यक्तित्व और उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर के राज्यों में थी। उनकी अर्धांगिनी रानी सौम्या अपनी मनमोहक सुंदरता, मृदु स्वभाव और करुणामयी हृदय के लिए पूरे राज्य में पूजी जाती थीं। उनका प्रेम अटूट था और रानी सौम्या राजा की एकमात्र पत्नी थीं। राजमहल का जीवन किसी स्वप्न से कम न था। सोने चांदी से सजे कक्ष, सुगंधित फूलों से भरे उद्यान और दास-दासियों की अटूट सेवा। लेकिन इस भव्यता के पीछे रानी का मन एक ऐसी गहराई में खोया रहता था जिसे कोई नहीं समझ पाता था। राजा विक्रमादित्य अक्सर राजकाज, सैन्य अभियानों और न्याय व्यवस्था में व्यस्त रहते थे और रानी को अकेलापन सताने लगा था। उनकी आत्मा राजमहल की दीवारों के भीतर एक पिंजरे में बंद किसी पक्षी की तरह छटपटाती थी। अपने एकाकीपन से उबरने के लिए रानी सौम्या ने राजमहल के बाहरी चंपा वन में समय बिताना शुरू किया। यह वन अपनी दुर्लभ वनस्पतियों, मनमोहक पक्षियों की चहचहाहट और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। रानी अक्सर अपनी दासियों के साथ वहां जाती थीं और धीरे धीरे चंपा वन उनके मन की शांति का एकमात्र ठिकाना बन गया। चंपा वन के घने पेड़ों और बेलों के बीच एक प्राचीन आश्रम था। यह आश्रम एक ऐसे साधु का था जिनकी ख्याति सिर्फ अभिनवपुर ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी फैली हुई थी। उनका नाम था स्वामी अंबिकानंद। स्वामी अंबिकानंद को सिर्फ एक साधु मानना गलत होगा। वे वेदों, तंत्रों, ज्योतिष और जड़ी बूटियों के गहन जानकार थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेता था। एक दिन जब रानी सौम्या वन में भ्रमण कर रही थीं, उनकी नजर इस आश्रम पर पड़ी। उत्सुकतावश उन्होंने अपनी दासियों को वहीं रुकने का आदेश दिया और अकेले ही आश्रम के भीतर प्रवेश किया। स्वामी अंबिकानंद ने उन्हें देखकर एक मधुर मुस्कान के साथ स्वागत किया, मानो वे पहले से ही उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। रानी और साधु के बीच गहन चर्चा हुई। साधु ने न सिर्फ उनकी राजसी स्थिति के बारे में बात की, बल्कि उनके मन के भीतर छिपे अकेलेपन और आध्यात्मिक खोज के बारे में भी पूछा। उनकी वाणी में एक ऐसा जादुई आकर्षण था कि रानी मंत्रमुग्ध होकर सुनती रहीं। साधु ने उन्हें जीवन की नश्वरता, आत्मा की अमरता और ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों के बारे में समझाया। यह सब रानी के लिए एक नई दुनिया जैसा था जो उनके राजमहल के भव्य जीवन से बिल्कुल अलग था। इस पहली मुलाकात के बाद रानी सौम्या बहाने बनाकर अक्सर साधु के आश्रम जाने लगीं। वह अपनी दासियों को महल से दूर किसी झरने के पास छोड़ देती और अकेली ही आश्रम की ओर निकल पड़ती। धीरे धीरे साधु ने रानी को ध्यान, योग और प्राचीन शास्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने रानी को बताया कि उनकी आत्मा एक विशेष ऊर्जा से भरी हुई है जिसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। रानी को साधु की बातें इतनी सच्ची और गहराई से भरी लगती थीं कि वह उन पर पूरा भरोसा करने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि स्वामी अंबिकानंद के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उन्हें जीवन में एक नया अर्थ दे सकती हैं। रानी को लगता था कि साधु की रहस्यमयी आंखें उनके हृदय की हर पीड़ा को समझ लेती हैं। लेकिन इस पवित्र रिश्ते में धीरे धीरे एक और भावना ने जन्म लेना शुरू किया। यह भावना थी शारीरिक आकर्षण की। स्वामी अंबिकानंद का रहस्यमय व्यक्तित्व और रानी सौम्या की अकेली आत्मा के बीच एक ऐसी अदृश्य डोर बंध गई जिसे छिपाना अब मुश्किल होता जा रहा था। रानी को साधु से मिलकर एक ऐसी शांति और पूर्णता का अनुभव होता था जो उन्हें राजमहल में कभी नहीं मिला। उनके मन में साधु के प्रति एक गहरा लगाव और प्रेम उत्पन्न हो गया जिसे वह राजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानने लगी थीं।
इस गुप्त संबंध को राज रखने के लिए रानी ने अत्यधिक सावधानी बरतना शुरू किया। वह साधु से तभी मिलती जब राजा विक्रमादित्य राजदरबार में व्यस्त होते या किसी अन्य राज्य में सैन्य या राजनयिक दौरे पर गए होते। कभी कभी जब पूरे महल में सन्नाटा पसर जाता, रानी चुपके से अपनी सबसे विश्वसनीय दासी को साथ लेकर महल से बाहर निकल जाती और चंपा वन के अंधेरे रास्तों से होते हुए साधु के आश्रम पहुंचती। रानी ने राजा के प्रति अपना व्यवहार ऐसा बनाए रखा कि उन्हें कभी कोई संदेह न हो। वह राजा की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती, उनसे मीठी मीठी बातें करती और उनके हर आदेश का पालन करती थीं। राजा विक्रमादित्य को लगता था कि रानी उनसे असीम प्रेम करती हैं और उनके प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। चंपा वन में रानी और साधु का यह संबंध दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। रानी का हृदय अब राजा के लिए नहीं बल्कि साधु के लिए धड़कता था। साधु भी उनकी हर इच्छा को पूरा करता, उन्हें दुर्लभ जड़ी बूटियों से बने पेय पिलाता और उन्हें भविष्य की कई रहस्यमय बातों के बारे में बताता था। रानी सौम्या और स्वामी अंबिकानंद के बीच गहराता यह संबंध एक गहरी साजिश की शुरुआत थी जिसका पता किसी को नहीं था। चंपा वन का वह आश्रम अब रानी सौम्या के लिए एक ऐसा स्थान बन गया था जहां वह अपनी सभी चिंताओं, राजमहल के कठोर नियमों और अपने एकाकी जीवन को भूल जाती थीं। उन्होंने अपनी चतुराई से महल के कुछ प्रमुख सेवकों को भी अपने वश में कर लिया था। जब भी वह आश्रम जाने का मन बनाती, वह महल के भीतर किसी उत्सव या पूजा का आयोजन करने की योजना बना देती। सेवक और मंत्रीगण इन्हीं आयोजनों में व्यस्त रहते और रानी चुपचाप साधु से मिलने के लिए निकल जाती। रानी के महल छोड़ने का समय इतनी सावधानी से चुना जाता था कि राजा विक्रमादित्य को कभी किसी बात का आभास नहीं हुआ। रानी दिन में राजा के साथ समय बिताती, अपनी मनमोहक मुस्कान और प्रेम भरे शब्दों से उन्हें संतुष्ट रखती। राजा को इस बात का पूरा यकीन था कि रानी सौम्या उनके प्रति पूर्णतः समर्पित और निष्ठावान हैं। स्वामी अंबिकानंद ने रानी सौम्या को यह विश्वास दिला दिया था कि उनकी आत्मा को सच्ची शांति और मोक्ष केवल साधु के साथ ही मिल सकता है। उन्होंने रानी को समझाया कि राजमहल का जीवन एक मायाजाल है और राजा के प्रति उनका कर्तव्य केवल एक सामाजिक बंधन है। इस विचार ने रानी के मन में एक नई चेतना जगा दी। वह अब न सिर्फ साधु के प्रति प्रेम महसूस करने लगी थीं, बल्कि उनकी बातों को जीवन का परम सत्य मानने लगी थीं। रानी ने धीरे धीरे महल के कुछ बहुमूल्य गहने, रत्न और सोने के आभूषण साधु को देना शुरू कर दिया। ये वो अनमोल वस्तुएं थीं जो उन्हें विवाह के समय राजा और उनके पिता द्वारा उपहार में दी गई थीं। रानी उन चीजों को चुपके से साधु के पास ले जाती और बदले में साधु से मंत्रों, गुप्त शक्तियों और तंत्र मंत्र का ज्ञान प्राप्त करती थीं। साधु ने रानी को समझाया कि इन शक्तियों से वह न केवल अपने जीवन को नियंत्रित कर सकती हैं, बल्कि पूरे राज्य पर भी अपना प्रभाव जमा सकती हैं। साधु ने रानी को यह भी समझाया कि वह एक साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है और उनका यह मिलन किसी संयोग का नहीं, बल्कि ईश्वर की एक महान योजना का हिस्सा है। साधु के इन शब्दों ने रानी के मन में एक गहरी महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। रानी अब पूरी तरह से साधु पर विश्वास करने लगी थीं। उन्हें लगने लगा था कि स्वामी अंबिकानंद ही उनके जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। महल के कुछ पुराने और वफादार सेवक जो सालों से रानी की सेवा में थे, ने रानी के व्यवहार में आए इस बदलाव को महसूस किया। उन्होंने देखा कि रानी अक्सर अकेले में कुछ विचार करती रहती हैं। उनकी मुस्कान में अब वह पहले जैसी सहजता नहीं है और उनकी आंखें अक्सर किसी गहरी सोच में डूबी रहती हैं। उनकी गैरमौजूदगी के दौरान महल के भीतर सेवकों के बीच दबी छुपी बातें होने लगीं। वे रानी के अजीब व्यवहार पर चर्चा करते, लेकिन कोई भी राजा से सीधे इस बारे में बात करने का साहस नहीं जुटा पाता था।
लेकिन रानी सौम्या इतनी चतुर थीं कि उन्होंने इन सभी अफवाहों को दबा दिया। उन्होंने उन सेवकों को इनाम, अधिकार और कुछ बहुमूल्य उपहार देकर अपनी ओर कर लिया। उन्होंने चतुराई से उन अफवाहों को राजा तक पहुंचने से रोक दिया। रानी ने स्वामी अंबिकानंद की सहायता से राजा के दरबार में भी कुछ अपने लोगों को नियुक्त करवा दिया। ये वो लोग थे जो रानी के प्रति निष्ठावान थे और साधु के तंत्र मंत्र के प्रभाव में थे। राजा विक्रमादित्य को इस बात की भनक तक नहीं थी कि अब उनके अपने दरबार में भी उनकी गुप्त जासूसी हो रही है। साधु अंबिकानंद ने रानी से कहा, रानी, इस राज्य का असली नियंत्रण तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। राजा केवल एक दिखावा है, एक कठपुतली। असली शक्ति तुम्हारी है और तुम्हें उसे हासिल करना होगा। रानी, जो अब अपने मन और शरीर से पूरी तरह साधु के प्रति समर्पित हो चुकी थीं, इस विचार से सहमत होने लगीं। साधु ने धीरे धीरे रानी को समझाया कि अगर वह चाहें तो राजा विक्रमादित्य को पीछे छोड़कर स्वयं इस राज्य की महारानी बन सकती हैं। यह विचार रानी के मन में एक चिंगारी की तरह जल उठा और वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आतुर हो गईं। रानी के अंदर अब प्रेम, महत्वाकांक्षा और मोह का एक अजीब संगम हो चुका था, जिसने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया था। एक दिन साधु ने रानी से कहा, अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव हर समय होना चाहिए ताकि तुम मेरी योजनाओं को और भी बेहतर ढंग से समझ सको। रानी ने चुपके से साधु को महल के भीतर एक गुप्त स्थान में रहने की अनुमति दे दी। यह स्थान महल के एक पुराने और सुनसान हिस्से में था, जहां कोई भी अक्सर नहीं जाता था। रानी ने उस कक्ष को अपने खर्च पर सजवाया और उसे साधु के रहने योग्य बनाया। अब साधु महल में छिपकर रहने लगे और इस बात का पता केवल रानी और उनकी सबसे विश्वासपात्र दासी को था। साधु ने महल के भीतर से ही राजा विक्रमादित्य के दैनिक कार्यों, उनके दरबार के नियम कानूनों और उनकी गुप्त योजनाओं पर गहराई से नजर रखना शुरू कर दिया। साधु ने रानी के माध्यम से राजा पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां देते, जिन्हें रानी चुपके से राजा के भोजन में मिलाकर उन्हें कमजोर करने लगीं। ये जड़ी बूटियां इतनी सूक्ष्म थीं कि कोई भी वैद्य या चिकित्सक उन्हें पहचान नहीं पाता था। राजा को अब अक्सर थकान, सिरदर्द और कमजोरी महसूस होने लगी थी। रानी अपने प्यार भरे व्यवहार से राजा को यह यकीन दिलाती रही कि यह सब राजकाज के अत्यधिक दबाव और तनाव का नतीजा है। राजा को भी यही लगता था कि वह राजकाज के कारण बीमार पड़ रहे हैं। साधु और रानी के बीच अब हर रात मुलाकात होने लगी। जब पूरा महल सो रहा होता, रानी चुपके से साधु के गुप्त कक्ष में जाती। वहां वे दोनों साथ बैठते, गुप्त योजनाएं बनाते और उनके बीच का संबंध और भी गहरा होता जाता। साधु अंबिकानंद ने रानी को यह वचन दिया था कि वह उन्हें ऐसी शक्तियां देंगे जिससे वह पूरे राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बन जाएंगी, जो किसी भी राजा से अधिक बलवान होंगी। रानी इस मोहक वादे में पूरी तरह से फंस चुकी थीं। उनकी महत्वाकांक्षा अब इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें राजा का पद और सम्मान एक छोटी सी वस्तु लगने लगा। वह अब सिर्फ साधु के वादों और उनकी शक्तियों में विश्वास रखती थीं। महल के कुछ वफादार मंत्री और सैनिक, जो राजा के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाने जाते थे, अब राजा की बिगड़ती शारीरिक स्थिति और रानी के अजीब व्यवहार को लेकर चिंतित होने लगे थे। उन्होंने देखा कि राजा का चेहरा अक्सर पीला रहता है, उनकी चाल में पहले जैसी दृढ़ता नहीं रही और वे राजकाज के फैसलों में पहले से अधिक हिचकिचा रहे हैं। इन मंत्रियों ने राजा को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने अपनी चतुराई और प्रभावशाली तरीके से इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। रानी ने उन मंत्रियों पर झूठे आरोप लगाए, उन्हें राजा के सामने नीचा दिखाया और कुछ को तो राजद्रोह के अपराध में जेल तक भिजवा दिया।
एक दिन रानी ने दरबार में एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राजा विक्रमादित्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें कुछ समय के लिए राजकाज के कार्यों से दूर रहना चाहिए। रानी ने स्वयं राजकाज संभालने का सुझाव दिया, यह तर्क देते हुए कि वह राजा की अनुपस्थिति में राज्य की देखभाल कर सकती हैं। राजा, जो अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे और साधु द्वारा दी गई जड़ी बूटियों के प्रभाव में थे, रानी की बात से सहमत हो गए। उन्होंने रानी को राजकाज संभालने की अनुमति दे दी, लेकिन रानी के इस सुझाव के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा था। रानी ने साधु से कहा, महाराज ने मुझे राजकाज संभालने की अनुमति दे दी है, अब हम अपनी योजना को और आगे बढ़ा सकते हैं। साधु अंबिकानंद, जो महल के भीतर गुप्त रूप से रह रहा था, अब रानी के साथ मिलकर एक और घातक योजना बना रहा था। इस योजना का उद्देश्य राजा विक्रमादित्य को धीरे धीरे समाप्त करना था, ताकि रानी स्थायी रूप से सत्ता पर काबिज हो सकें। इसके लिए साधु ने रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां दी। ये जड़ी बूटियां ऐसी थीं जिनका कोई स्वाद या गंध नहीं होता था, लेकिन ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देती थीं। रानी ने इन जड़ी बूटियों को राजा के भोजन और पेय में मिलाना शुरू कर दिया। साधु ने रानी को यह भी समझाया था कि अगर वह राजा को पूरी तरह से खत्म करना चाहती हैं, तो उन्हें एक विशेष तंत्र मंत्र का पालन करना होगा। यह तंत्र राजा की आत्मा को रानी और साधु के अधीन ले आएगा, जिससे राजा एक कठपुतली बन जाएंगे और रानी को राजकाज की पूरी शक्ति मिल जाएगी। रानी, जो अब अपने विश्वास में पूरी तरह से साधु के साथ थीं, यह तंत्र शुरू करने को तैयार हो गईं। लेकिन राजा विक्रमादित्य के बारे में अब एक और सत्य सामने आया, जो सभी को चौंका देने वाला था। राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री महेश्वर को गुप्त रूप से बुलाया। राजा ने महेश्वर से कहा, महेश्वर, मेरे जीवन की अब कोई उम्मीद नहीं बची है, मैं मृत्यु के करीब हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह साजिश तुम्हारे सामने पूरी तरह से सामने आए, और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े वह तुम उठाओ। राजा विक्रमादित्य ने अपनी आखिरी शक्ति से महेश्वर को यह आदेश दिया कि वह साधु और रानी की साजिश को उजागर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। महेश्वर ने साधु के जाल को तोड़ने की ठान ली। वह जानता था कि इस साजिश को खत्म करने के लिए उसे अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ सकती है। साधु अंबिकानंद की रहस्यमयी शक्तियां अब और भी अधिक प्रभावी हो चुकी थीं। वह रानी से कोई सामान्य संबंध नहीं चाहता था, बल्कि वह उसके साथ मिलकर एक नई शक्ति का आभास कर रहा था। एक दिन साधु ने रानी से कहा, तुम्हारी शक्ति को अब और अधिक बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हारा जीवन अब केवल मेरा ही है और हमारे बीच एक और गहरा संबंध बनना चाहिए। रानी, जो साधु की बातों और तंत्र मंत्र की शक्तियों से पूरी तरह घिरी हुई थी, उसकी बातों में आ गई। साधु ने रानी से कहा कि उनका गर्भवती होना ही उनकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि उनका रिश्ता और भी पवित्र और स्थायी हो सके और वे राजा की शक्ति से भी ऊपर उठ सकें। साधु ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का उपयोग करके रानी को गर्भवती कर दिया, जिससे उनका संबंध और गहरा हो गया। रानी को अब यह यकीन था कि साधु का बच्चा न केवल दिव्य होगा, बल्कि वह अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए राजा विक्रमादित्य से भी अधिक ताकतवर होगा। इस योजना के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी, जिसमें साधु और रानी दोनों ही राजा को हराने के बाद अपने बच्चे को राज्य का अगला शासक बनाना चाहते थे। राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से कमजोर और बीमार हो चुके थे, धीरे धीरे महसूस करने लगे कि रानी का व्यवहार बदल चुका है। उनका पहले जैसा प्रेम और समर्पण अब दिखाई नहीं देता था। रानी अब राजा से दूर दूर रहने लगी थीं और अक्सर अपने गुप्त कक्ष में समय बिताती थीं। राजा को यह भी आभास हुआ कि रानी के अंदर कोई गहरी चिंता या चालाकी छिपी हुई है।
उनका मन उन्हें बार बार सचेत कर रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक दिन राजा ने अपने विश्वसनीय मंत्री महेश्वर को अपने पास बुलाया। उन्होंने महेश्वर से कहा, महेश्वर, मुझे लगता है कि रानी मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं यह नहीं जान पा रहा कि वह क्यों बदल गई है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि वह साधु अंबिकानंद के साथ कुछ गहरे संबंध में है। महेश्वर, जो पहले से ही रानी और साधु की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रख रहा था, ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। उसने राजा को बताया कि रानी और साधु के बीच एक गुप्त संबंध है, और अब यह बात और भी बढ़ गई है। महेश्वर ने राजा को यह भी बताया कि रानी साधु से गर्भवती हो चुकी हैं, और यह सब कुछ उसी की साजिश का हिस्सा है। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर जोर का झटका लगा। उनका हृदय टूट गया। वह यह समझ गए थे कि रानी और साधु के बीच कुछ बड़ा चल रहा है, और उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह किसी बड़े कदम उठाने में असमर्थ थे। लेकिन उनकी आंखों में अब भी अपने राज्य को बचाने की एक गहरी इच्छा थी। राजमहल में कुछ लोग अब रानी और साधु की गतिविधियों के बारे में जानने लगे थे। एक गुप्तचर, जो महेश्वर के आदेश पर महल के भीतर हमेशा छुपकर काम करता था, ने एक दिन रानी और साधु की एक गुप्त मुलाकात को देखा। गुप्तचर ने रानी और साधु को एकांत में बात करते हुए सुना। वे दोनों एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में योजना बना रहे थे, जिसमें रानी के गर्भवती होने का मुद्दा प्रमुख था। गुप्तचर ने जो कुछ भी सुना, उसे वह तुरंत महेश्वर को सूचित करने के लिए महल में भेज दिया। महेश्वर ने उस सूचना को राजा विक्रमादित्य तक पहुंचाया, और राजा को पूरी सच्चाई का पता चला। गुप्तचर ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि रानी और साधु का एक गुप्त संबंध है, और रानी अब साधु से गर्भवती हो चुकी हैं। यह बच्चा केवल साधु का नहीं, बल्कि राज्य की सत्ता और शक्ति का प्रतीक बनेगा। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह इस हालात को सहन नहीं कर पा रहे थे। राजा के दिल में अब केवल एक ही ख्याल था कि क्या वह अपने राज्य को फिर से उसी तरीके से संभाल पाएंगे जैसे पहले करते थे। लेकिन राजा का संदेह अब पूरी तरह से सही साबित हो चुका था। राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से अपने राज्य और अपनी पत्नी की साजिश के बारे में जान चुके थे, ने इस जानकारी को अपने दिल में छिपा रखा। वह यह नहीं चाहते थे कि प्रजा और महल के अन्य लोग इस सच्चाई को जानें, क्योंकि इससे राज्य में अराजकता फैल सकती थी। लेकिन राजा अब एक विकल्प तलाशने में जुट गए थे, क्योंकि वह यह समझ चुके थे कि रानी और साधु की साजिश इतनी जटिल हो चुकी थी कि उन्हें अपनी शक्ति का एक और रूप अपनाना था। महेश्वर, जो राजा के सबसे विश्वासपात्र मंत्री थे, ने अब अपनी योजना बनाई। वह राजा को सलाह देने के लिए आगे आए और कहा, महाराज, आपको अब जल्द से जल्द एक मजबूत कदम उठाना होगा। रानी और साधु की चालाकियों को खत्म करने के लिए हमें उन्हें गुप्त तरीके से नष्ट करना होगा। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, हमें रानी और साधु की बातों को प्रकट करने के लिए किसी को महल के भीतर भेजना होगा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उन दोनों की साजिश से अनजान हों। हमें उनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए यह कदम उठाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने महेश्वर की बातों को सुना और उनकी योजना को स्वीकार कर लिया। अब महेश्वर ने महल के अंदर एक और गुप्तचर तैनात किया, जो रानी और साधु की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा। साधु अंबिकानंद और रानी सौम्या का षड्यंत्र अब और भी गहरा हो चुका था। रानी ने अपने गर्भवती होने की बात को साधु से बार बार छिपाया नहीं, बल्कि वह इसे एक प्रतीक मानने लगी थी कि वह सत्ता की उच्चतम कुर्सी तक पहुंचने वाली हैं। साधु ने उसे और भरोसा दिलाया कि उनका बच्चा सिर्फ उनका नहीं, बल्कि इस राज्य का भविष्य होगा।
वह दोनों अब मिलकर राज्य पर कब्जा करने के लिए और भी घातक कदम उठाने की योजना बना रहे थे। साधु ने रानी से कहा, तुम्हारा बच्चा हमारे साम्राज्य का भविष्य होगा। हम मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे और राजा विक्रमादित्य को भूल जाओ। रानी ने साधु के शब्दों में पूरा विश्वास किया और उसे अपने दिल से अपना मार्गदर्शक मान लिया। वह अब राजा के बजाय साधु की हर बात मानती थी। गुप्तचर, जो महल के भीतर छुपकर रानी और साधु की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, ने अब एक और महत्वपूर्ण सूचना महेश्वर को दी। उसने बताया कि रानी और साधु ने एक गुप्त बैठक की थी, जिसमें दोनों ने मिलकर राजा को पूरी तरह से नष्ट करने और राज्य पर अपना शासन स्थापित करने की योजना बनाई थी। गुप्तचर ने यह भी बताया कि रानी ने साधु से कहा था कि अगर राजा विक्रमादित्य अब भी जिंदा रहेंगे तो वह उनकी शक्ति के खिलाफ एक चुनौती बनेंगे। महेश्वर ने राजा विक्रमादित्य को इस सब की जानकारी दी और राजा ने अब यह ठान लिया कि वह साधु और रानी की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन राजा की शारीरिक स्थिति अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे यह सब अकेले नहीं करना था। उसने महेश्वर से कहा, महेश्वर, अब वक्त आ गया है कि हमें उनका सामना करना होगा और हम यह काम साथ में करेंगे। साधु अंबिकानंद और रानी की योजना अब इस स्तर पर पहुंच चुकी थी कि वे राजा विक्रमादित्य को पूरी तरह से अपदस्थ करने की योजना बना चुके थे और उनका बच्चा राज्य का नया शासक बनेगा। राजा विक्रमादित्य, जो अब लगभग मृत्यु के कगार पर थे, ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक अंतिम कदम उठाने का मन बनाया। वह जानते थे कि अगर वह इस समय कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तो उनके राज्य की स्थिति हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, यह साजिश अब खुली है। अगर हम इसे अब रोकने में सफल नहीं हुए तो यह राज्य हमारे हाथ से निकल जाएगा। राजा ने एक गहरी सांस ली और महेश्वर से कहा, हम इस साजिश को खत्म करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। और यहीं पर कहानी में एक सबसे बड़ा मोड़ आया। राजा विक्रमादित्य, जिन्हें महल और प्रजा में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक माना जाता था, असल में इतने कमजोर और बीमार नहीं थे जितना सब सोच रहे थे। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था, लेकिन यह साजिश राजा ने खुद रची थी। दरअसल राजा को धोखे से बीमार बना दिया गया था ताकि वह रानी सौम्या के साथ संबंध बना सके और वह गर्भवती हो जाए। यह सब साधु अंबिकानंद ने अपने तंत्र मंत्र से किया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि राजा विक्रमादित्य के मन में क्या चल रहा है। साधु ने राजा विक्रमादित्य को जानबूझकर बीमार कर दिया था। उसने रानी को बताया था कि अगर वह राजा को कमजोर कर देगी तो वह आसानी से उसे साधु से मिलाने के लिए राजी हो जाएगा। साधु ने अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया और राजा के शरीर में ऐसी बीमारियां घुसा दी जो पहले उसे बिल्कुल भी नहीं थीं। यह बीमारी इतनी चुपचाप और धीरे धीरे फैल रही थी कि कोई भी डॉक्टर या वैद्य इसे सही से पहचान नहीं पा रहा था। रानी, जो अब साधु के हर निर्देश का पालन कर रही थी, धीरे धीरे राजा के लिए ऐसा माहौल तैयार कर रही थी जिसमें वह कमजोर हो जाए और अपना आत्मनियंत्रण खो बैठें। राजा विक्रमादित्य ने अपनी कमजोरी को महसूस किया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि यह सब कुछ साधु और रानी की साजिश का हिस्सा था। जब राजा विक्रमादित्य का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया तो रानी ने साधु के साथ मिलकर एक गुप्त रात बिताई। यह रात राजा के लिए एक बड़े बदलाव का कारण बन गई। रानी को गर्भवती करने के बाद साधु ने पूरी योजना को अदृश्य रूप से पूरा किया। कोई भी नहीं जानता था कि रानी और साधु के बीच यह घटना घटित हो चुकी थी, क्योंकि रानी ने इसे गहरे रहस्य की तरह रखा था। साधु ने रानी से कहा, अब तुम पूरी तरह से हमारे साथ हो। तुम्हारा बच्चा हमारी साजिश का सबसे अहम हिस्सा बनेगा। अब तुम और मैं मिलकर इस राज्य को अपने अधीन करेंगे। रानी, जो पहले ही साधु के जाल में फंसी हुई थी,
अब पूरी तरह से उसकी बातों पर विश्वास करने लगी। उसने साधु को वचन दिया कि वह अपने बच्चे को राज्य की पूरी सत्ता सौंपेगी ताकि वे दोनों इस राज्य को अपने नियंत्रण में ला सकें। राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से कमजोर और असमर्थ हो चुके थे, अचानक एक दिन महेश्वर से मिलने आए और कहा, महेश्वर, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं पहले जैसा शक्तिशाली नहीं महसूस कर रहा हूं और मुझे डर है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। महेश्वर, जो अब पूरी सच्चाई जान चुका था, राजा से सीधे सच्चाई कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन राजा के संदेह को देखते हुए महेश्वर ने धीरे धीरे राजा को यह बताने की योजना बनाई कि यह सब कुछ एक गहरी साजिश का हिस्सा था। एक रात महल के गुप्तचर ने रानी और साधु की एक गुप्त बैठक देखी। इस बैठक में दोनों अपनी भविष्यवाणियों और योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। गुप्तचर ने सुना कि रानी ने साधु से कहा, राजा विक्रमादित्य अब हमसे कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अब पूरी तरह से तुम्हारी ओर से हूं और मेरा बच्चा हमारे राज्य का भविष्य बनेगा। गुप्तचर ने यह सब महेश्वर को बताया और महेश्वर ने तुरंत राजा को सच बताने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से जान गए थे कि उन्हें सिर्फ एक भयानक साजिश का हिस्सा बना दिया गया था, जिसमें उनकी कमजोरी और रानी के गर्भवती होने की योजना थी। राजा विक्रमादित्य ने अब पूरी सच्चाई जान ली थी। उन्होंने महेश्वर से कहा, महेश्वर, यह साजिश इतनी गहरी है कि अब हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा। मुझे अपनी शक्तियों को फिर से जागृत करना होगा। हमें इस रहस्य को उजागर करना होगा और साधु और रानी को उनके हर कदम के लिए सजा दिलवानी होगी। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से सच्चाई जान चुके थे और उनका संकल्प मजबूत हो गया था। वह जानते थे कि यह समय उनके लिए सबसे कठिन है, लेकिन अगर उन्होंने इस समय का सही तरीके से सामना किया, तो वह न सिर्फ अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकते थे, बल्कि राज्य पर साधु और रानी की साजिश का पर्दाफाश भी कर सकते थे। राजा ने महेश्वर से कहा, महेश्वर, मैं अब अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से महसूस करना चाहता हूँ। मुझे चाहिए एक ऐसी योजना जिससे मैं साधु और रानी को उनके ही जाल में फंसा सकूं। हम उन्हें यह समझने देंगे कि अब वह हमें हरा चुके हैं, लेकिन हम असल में उन्हें उनके ही खेल में मात देंगे। महेश्वर ने राजा की बातों को सुना और एक गहरी सोच में डूब गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, आपकी स्थिति इतनी नाजुक है कि हमें एक खास प्रकार की रणनीति की जरूरत होगी। हमें पहले उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि आप पूरी तरह से हार चुके हैं। इसके बाद जब वे अपनी पूरी शक्ति दिखा रहे होंगे, तभी हमें उनका सामना करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने महेश्वर की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उन्होंने अपने राजमहल में उन सभी प्रमुख मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों को बुलाया जिन पर वह विश्वास रखते थे। उन्हें यह योजना दी कि वे सभी राजमहल की सुरक्षा बढ़ा लें और ध्यान रखें कि साधु और रानी के बीच कोई भी संदिग्ध गतिविधि न हो। राजा ने अपने दरबार में एक अफवाह फैलाना शुरू किया कि वह अब अपनी बीमारी से पूरी तरह से जूझ नहीं पा रहे हैं और जल्द ही उनका अंतिम समय आ सकता है। इस अफवाह ने राज्य भर में हलचल मचा दी। राजा विक्रमादित्य का यह कदम काफी चतुराई से उठाया गया था। उन्होंने जानबूझकर अपनी स्थिति को कमजोर दिखाया ताकि रानी और साधु यह सोचने लगें कि उनका विजय हासिल करना आसान हो गया है। साधु और रानी अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब महसूस करने लगे थे। रानी, जो गर्भवती होने के बाद राजा से पूरी तरह से दूर हो चुकी थीं, अब अपनी पूरी ताकत साधु के साथ मिलकर राज्य पर कब्जा करने में लगा रही थीं। साधु ने रानी से कहा, अब हम सब कुछ अपनी मुट्ठी में करेंगे। राजा विक्रमादित्य की कमजोरी का फायदा उठाने का समय आ गया है। रानी ने साधु के साथ मिलकर राजा के खिलाफ अपनी साजिशों को और बढ़ा दिया।
वे दोनों इस विश्वास में थे कि राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं और उनका अंत नजदीक है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति छिपाकर एक गुप्त तंत्र का सहारा लिया, जिससे वह अपनी खोई हुई ताकत धीरे धीरे फिर से प्राप्त करने लगे। महेश्वर ने उसे बताया था कि साधु की तंत्र मंत्र शक्तियां असल में राजा की ताकत को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं, लेकिन राजा ने इसके खिलाफ एक विशेष तंत्र का उपयोग किया। यह तंत्र साधु और रानी के तंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। राजा पहले की तरह शक्तिशाली महसूस करने लगे थे। उनका शरीर पहले जैसा सशक्त हो गया था और उन्होंने खुद को फिर से एक महान योद्धा के रूप में महसूस किया। अब वह अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए तैयार थे। राजा विक्रमादित्य ने एक अंतिम सभा बुलाई। इस सभा में पूरे राज्य के मंत्री, अधिकारी और दरबारी शामिल हुए। रानी और साधु को भी बुलाया गया, लेकिन वे दोनों यह नहीं समझ पा रहे थे कि राजा अचानक इतनी जल्दी स्वस्थ क्यों हो गए हैं। राजा ने सभा में घोषणा की, प्रिय दरबारियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी कमजोरी को धोखे से आपके सामने पेश किया। यह सब मेरी साजिश थी, ताकि मैं साधु और रानी की चालाकी का पर्दाफाश कर सकूं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा ने फिर अपनी पूरी योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साधु और रानी ने एक जटिल साजिश रची थी, जिसमें रानी को गर्भवती करना और राजा को कमजोर करना शामिल था। रानी और साधु की आंखों में अब डर था। उनकी पूरी योजना नष्ट हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया और राज्य के सबसे बड़े जेल में डालने के लिए कहा। रानी और साधु की साजिश अब पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। सभी दरबारी राजा की बुद्धिमत्ता और धैर्य की सराहना करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति और साहस को सही समय पर जागृत किया, जिससे वह अपनी राज्यसत्ता को बचा सके। राजा ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी रानी और एक साधु मेरे खिलाफ इतने बड़े जाल का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अब यह समय है कि हम अपने राज्य की सुरक्षा को और मजबूत करें और ऐसे लोगों को कभी भी हमारे राज्य के भीतर घुसने का मौका न दें। राजा विक्रमादित्य की महल में उद्घोषणा ने दरबारियों को स्तब्ध कर दिया था। साधु और रानी, जिन्हें अब अपनी साजिश का पर्दाफाश होने का डर था, महल में बुरी तरह से घबराए हुए थे। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन महेश्वर और सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। रानी भी चुपचाप अपने अपराध स्वीकार नहीं कर पा रही थीं, लेकिन वह समझ चुकी थीं कि उसे भी राजा के सामने जवाब देना होगा। राजा ने दोनों को सामने लाकर कहा, साधु अंबिकानंद, तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। तुमने मेरी रानी को बहकाया और मेरे राज्य को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। तुम्हारा कृत्य न केवल राजद्रोह था, बल्कि इस राज्य की सभ्यता और प्रतिष्ठा के खिलाफ भी था। तुमने मुझे और मेरी प्रजा को धोखा दिया। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। राजा ने आदेश दिया कि साधु को राज्य के बाहर के घने जंगल में निर्वासित कर दिया जाए। यह वह जंगल था जहां किसी भी तंत्रमंत्र या शक्ति का उपयोग संभव नहीं था। साधु को अपनी सभी शक्तियां और अपनी तंत्रमंत्र की विद्याओं को त्यागना पड़ा। वहीं रानी को महल में बंदी बना लिया गया, लेकिन उसकी सजा और भी कड़ी थी। उसे अपने कृत्यों के लिए राजा के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। रानी ने अपने कृत्य पर गहरी शर्मिंदगी महसूस की। वह राजा के सामने आई और कहा, महाराज, मैंने आपकी उपेक्षा की और साधु के जाल में फंसकर राज्य के खिलाफ साजिश रच डाली। मैं अब समझ चुकी हूं कि यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कृपया मुझे मेरी गलती का प्रायश्चित करने का अवसर दें। राजा विक्रमादित्य, जो अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और धैर्यवान हो चुके थे, ने रानी को क्षमा करने का निर्णय लिया।
हालांकि रानी की सजा यह थी कि उसे पूरी तरह से तंत्रमंत्र से दूर रखा जाएगा और उसे राज्य की महिलाओं को शिक्षा देने का काम सौंपा जाएगा, ताकि वह अपनी गलतियों से सीखे और राज्य की भलाई में योगदान कर सके। राजा ने कहा, तुमसे बड़ी भूल हुई है, लेकिन अब तुम्हारे पास एक अवसर है अपनी स्थिति को सुधारने का। मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम इस राज्य की महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करोगी। साधु अंबिकानंद, जिसे निर्वासित कर दिया गया था, वह सजा को अपनी हार मानकर स्वीकार कर चुका था। लेकिन वह जानता था कि वह कभी भी वापस अपनी शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति, जो कभी राजा विक्रमादित्य को कमजोर करने में सक्षम थी, अब उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। साधु ने जंगल में अकेले रहने का फैसला किया। अब वह सिर्फ अपनी पुरानी गलतियों और जादूटोने पर पछतावा करता था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि वह अपनी असली शक्ति, जो उसने कभी सच्चे मार्ग पर चलने में लगाई होती, खो चुका था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी ताकत फिर से प्राप्त कर ली थी और राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए। वह जानते थे कि राज्य को फिर से एकजुट करने और प्रजा का विश्वास बहाल करने के लिए उन्हें अपने दिल से लोगों के साथ खड़ा होना होगा। राजा ने महेश्वर को बुलाकर कहा, हमने अपनी सबसे बड़ी साजिश को नष्ट किया, लेकिन अब हमें आगे बढ़कर राज्य को सुधारने के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें प्रजा के साथ पुनः संपर्क बनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी फिर से हमारी कमजोरियों का फायदा न उठा सके। महेश्वर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी ताकत और बुद्धिमत्ता ने राज्य को बचाया है। हम सब मिलकर राज्य में एक नई उम्मीद और दिशा देंगे। रानी सौम्या, जो पहले ही अपनी गलती पर पछता रही थीं, अब महल में एक नई भूमिका निभा रही थीं। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने का काम शुरू किया और समय के साथ उन्होंने यह समझा कि अपनी शक्ति का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। वह अब अपनी गलती से सीखी थीं और अपने कृत्यों को सुधारने के लिए समर्पित हो चुकी थीं। राजा विक्रमादित्य ने न सिर्फ अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाया, बल्कि राज्य की भलाई के लिए कई सुधार किए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत किया, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया और लोगों को विश्वास दिलाया कि वह उनके साथ हैं। राज्य अब पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और खुशहाल हो चुका था। राजा विक्रमादित्य और रानी सौम्या दोनों ने एक नया अध्याय शुरू किया था, जहां वे एक साथ राज्य की प्रगति के लिए काम कर रहे थे। हालांकि रानी ने अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन अब वह अपने जीवन का उद्देश्य सही दिशा में लगा रही थीं। राजा विक्रमादित्य ने अंततः कहा, हमने अपने दुश्मनों को हराया, लेकिन असली विजय तब है जब हम खुद को और अपने राज्य को सुधार सकें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ऐसी और भी कहानियां आपके लिए ला सकें।